जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं रिटर्न फाइलिंग एंड सेल्फ असेसमेंट प्रोसीजर। इसमें पता क्या हुआ कि जो कंपनी है पार्टनरशिप हम एलएलपी को कंपलसरी फाइल करना पड़ेगा। और इसी जीटीआई इनकम बिफोर सेक्शन कोई भी एग्जाम्शन लेने के पहले ग्रॉस टोटल इनकम मतलब टोटल इनकम के पहले वाला डिडक्शन मैच करने पहले उसमें भी 54 जो डिडक्शन लिया उसको मैच करने के बाद अगर बेसिक एग्जाम्शन लिमिट से कम आ रही तो नहीं करना, मतलब 2.5 लाख 3 लाख रुपए उससे ज़्यादा आती है तो करना कंपलसरी है। ठीक है, रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो उसे क्या करना पड़ेगा, बेनिफिशियल ओनर ऑफ एनी एसेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल, अगर आउटसाइड इंडिया दुबई में कोई एसेट्स है और फाइनेंशियल एसेट्स है तो करना पड़ेगा, या फिर बैंक अकाउंट आउटसाइड इंडिया है, साइनिंग अथॉरिटी है तो करना पड़ेगा। और ये फिर बेनिफिशियरी ऑफ एनी एसेट्स दुबई से वाइफ को इनकम हो रही तो वाइफ को भी भरना पड़ेगा। और अगर मान लो कि बेनिफिशियरी ओनर ऐसे कि मान लो कि हस्बैंड था, हस्बैंड ने वाइफ की रेंट इनकम आ रही थी मगर खुद के इनकम में दिखाया क्लब किया हुआ है तो बेनिफिशियरी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डिपॉजिट अगर डिपॉजिट एग्रीगेट 1 करोड़ से ज़्यादा होता है करंट अकाउंट में और सेविंग अकाउंट में 50 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद अगर फॉरेन एक्सपेंडिचर 2 लाख रुपए, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 1 लाख रुपए, टर्नओवर 60 लाख रुपए और ग्रॉस रेट 10 लाख रुपए। ठीक है, टीडीएस सीसी 25,000 से ज़्यादा और 50,000 ज़्यादा सीनियर सिटीजन के लिए तो कंपलसरी करना पड़ेगा। और अदर एंटिटीज़ के लिए टोटल इनकम, ट्रस्ट के लिए टोटल इनकम बिफोर एग्जाम्शन ऑफ अंडर सेक्शन 11 में लेता है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी 39 में लेता है तो बिफोर ये, ट्रेड यूनियन एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 10 में लेता है तो ये मैच करने के बाद, और रिसर्च इंस्टीट्यूट मैंडेटरी, बिजनेस इंस्टीट्यूट मैंडेटरी, इन्वेस्टमेंट मैंडेटरी है। ठीक है, ICI ये सब इसमें आता है। ठीक है, उसके बाद ड्यू डेट ऑफ ROI जो ट्रांसफर प्राइसिंग करता है वो और उसके पार्टनर को 31 जुलाई से 3 महीने करो, अक्टूबर 31 अक्टूबर, उसके बाद 1 महीना 30 नवंबर। ठीक है, तो ये आता है कि ट्रांसफर प्राइसिंग प्लस पार्टनर, कंपनी प्लस उसके पार्टनर, और जिसको ऑडिट 44 भी और किसी भी लॉ में ऑडिट कंपलसरी तो हो जाएगा, या फिर पार्टनरशिप फर्म उसके पार्टनर को भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 139(3) में क्या होता है कि लॉस रिटर्न फाइल कर सकते हैं 139 सबसेक्शन 3। ठीक है, उसमें करना पड़ेगा बिजनेस लॉस, कैपिटल लॉस और लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है और अनदर डेप्रिसिएशन वो कितने भी समय के लिए कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम भूल जाते हैं मान लो तो किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, अप टू 50 लाख 3 करोड़, 3 करोड़ से ऊपर पापा दादा और CBDT। ठीक है, बिलेटेड रिटर्न मतलब होता है कि रिटर्न को लेट फाइल कर सकते हैं 113 किसी को भी कर सकते हैं, सॉरी बिलेटेड रिटर्न मतलब भूल गए तो वापस से सॉरी हाँ भूल गए तो वापस कर सकते हैं, कब तक 31 दिसंबर तक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रिवाइज रिटर्न मतलब किसी भी चीज़ को रिवाइज कर सकते हैं 139 134 को रिवाइज कर सकते हैं 31 दिसंबर। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं ये सब्सिट्यूट है ओरिजिनल रिसिप्ट, ये सब्सिट्यूट पुराने रिटर्न चली आएगी डेट को छोड़ के कितनी बार भी कर सकते हैं, और रिफंड को भी रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, और रिवाइज ओरिजिनल रिफंड फाइल ओरिजिनल रिफंड मे बी फाइल्ड, रिवाइज कैन बी डन ओनली बाय वे ऑफ फाइलिंग करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि फॉर्म दे दिए और फ्रेश क्लेम करना पड़ेगा तो रिवाइज ROI करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये कुछ खास वाले पॉइंट नहीं, इसको मैं बहुत स्पीड से निपटाता हूँ। ठीक है, देखो अगर डिफेक्टिव रिटर्न है, अगर फाइल नहीं किया या फिर पेमेंट टैक्स रिसिप्ट अलाउ नहीं किया या फिर 44AB में रिपोर्ट नहीं किया हुआ, सबमिट नहीं किया तो ये डिफेक्टिव रिटर्न बन जाएगी। और अगर फाइल नहीं करता है तो इंटीमेट करेगा वो कि 15 दिन के अंदर तुम अपना डिफेक्टिव ठीक करो, फिर भी नहीं करता तो इनवैलिड मान लिया जाएगा। ठीक है, पैन नंबर लगेगा अगर फाइल ROI करते हैं 5 लाख रुपए से ज़्यादा बिजनेस टर्नओवर इनकम होती है, रिसिप्ट सेल्स 5 लाख होती है तो ट्रस्ट को जाएगा, या फिर कोई रेजिडेंट पर जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहा है 2.5 लाख से ज़्यादा तो हो जाएगा, जैसे कंपनी है तो अपने पार्टनर को भी एप्लीकेबल हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो पैन नंबर कंपलसरी है। ठीक है, कोटेशन ऑफ पैन नंबर ऑल मेंबर स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है, कार ले रहे हैं, करंट अकाउंट कर रहे हैं, डेबिट कार्ड, डीमेट अकाउंट, कैश 50,000 से ज़्यादा एक दिन में, और फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं 50,000 से ज़्यादा, फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं 50,000 से ज़्यादा, कैश यूज़ कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड 50,000 से ज़्यादा, डिवेंचर ये कुछ काम कर नहीं है तो आधार नंबर कब आसाम जम्मू कश्मीर मेघालय नॉन रेजिडेंट 40,000 80 ईयर ज़्यादा और नॉन रेजिडेंट। ठीक है, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर क्या रहते हैं, कंपनी और ऑडिट को को ये नहीं करवा सकते, और CA लॉयर ऑफिसर ऑफ शेड्यूल बैंक और एम्प्लॉय ऑफ स्पेसिफाइड क्लास ऑफ बैंक का होना चाहिए, और वेरिफिकेशन रिटर्न ये सब बेसिक पॉइंट है। बस जैसे ये कि LLP में रेजिडेंट पार्टनर, और इफ LLP का रेजिडेंट पार्टनर नहीं तो एनी पार्टनर, कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट करना पड़ेगा, ये सेल्फ असेसमेंट इंपॉर्टेंट है। सेल्फ असेसमेंट मतलब ये होता है कि मान लो कि कंपनी ने पहले किसी ने ROI फाइल नहीं किया हुआ था, बाद में उसको लगा कि नहीं फाइल कर देना चाहिए था, बहुत ज़्यादा इनकम हो रही है फाइल कर देता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा घूसखोरी किया, घपला किया। ठीक है, तो उसके बाद क्या कर सकता है कि कब फाइल कर सकता है, तो उसके लिए क्या कर सकता है कि ROI के बाद कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, अपडेटेड रिटर्न बोलते हैं उसको, अपडेटेड रिटर्न। ठीक है, कब कर सकता है, देखो जो प्रीवियस ईयर है तो 24-25 मान लो, उसका असेसमेंट ईयर कब होगा 25-26, तो 25-26 के एंडिंग से 24 महीने तक कर सकता है। ठीक है, फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट 25-26 के एंड ऑफ 24 महीने तक कर सकता है। ठीक है, और सबमिट करना पड़ेगा
इट कैन बी सबमिट बाय एनी पर्सन वेदर और नॉट ही इज फर्निश आर ओ आई 113 145 किसी में भी कर सकता है, ठीक है। जैसे आर ओ आई ड्यू डेट फाइल के ये भूल गया, अपडेटेड रिटर्न ये भी नहीं किया, तो बाद में कर सकता है अपडेटेड रिटर्न आर ओ आई कर सकता है, ठीक है। उसको ये कुछ किया, अगर मान लो कि 12 महीने के पहले कर देता है, मतलब 31 जनवरी 2016 26 से हमको मिला हुआ है, तो 27 एक साल के अंदर कर देता है तो 25% ऑफ टैक्स, और एक साल के बाद 27 से 28 के बीच में करता है तो 50% ऑफ टैक्स का एडिशनल पेमेंट करना पड़ेगा। कौन कौन से केसेस में सबमिट करना पड़ेगा? अगर रिटर्न ऑफ लॉस है तो ये नहीं कर सकते हैं, रिफंड मांग रहा है, डिक्रीज टैक्स कर रहा है तो नहीं कर सकते, और पहले ही फर्निश कर सकते हो तो एक ही टाइम होगा, दो बार नहीं होगा। सर्च और सर्वे हो रहा है, टीडीएस एक्स है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि सर्वे के टाइम में टीडीएस का सर्वे हो तो चल सकता है, मतलब कर सकता है, लेकिन ये सर्च एंड ये अगर चल रहा था पुराने ईयर का भी नहीं होगा, ठीक है। प्रोसीडिंग चल रही है, इनिशिएट हो सकती है, पेंडिंग है, कंप्लीट है, प्रोसीडिंग अगर चालू हुई तो नहीं कर सकता है। और अगर ए ने इन्फॉर्मेशन भेज दी है और सेक्शन 90 के हिसाब से स्मगलिंग, बेनामी प्रॉपर्टी, मनी लॉन्ड्रिंग कम्युनिकेट कर दिया तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेम वैसी है कि टैक्स निकालो अभी के हिसाब से, अपडेट अभी के हिसाब से निकालो, अभी के हिसाब से इंटरेस्ट निकालो, और टीडीएस टीसीएस माइनस कर दो, रिलीफ माइनस कर दो, बचा हुआ है 2 करोड़, उस पर 25%, ठीक है, क्योंकि एक साल के 12 महीने के पहले, ठीक है। और उसके बाद अगर होता है तो कैसे करो, इसमें क्या बोला गया है कि अगर फर्निश ही नहीं किया, रिटर्न ही फर्निश नहीं किया, तो पूरा इंटरेस्ट लगा दो, ठीक है, और 25% लगा दो, ठीक है। और अगर मान लो कि फर्निश कर देता है पहले और अभी लगता है कि नहीं यार मेरे को और 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए होने चाहिए, और डाल देता हूँ मैं, तो जो पहले है अपडेटेड रिटर्न के साथ अभी इंटरेस्ट ऐड कर दो, और पहले कितना टैक्स पे कर चुका है और पहले कितना इंटरेस्ट पे कर चुका है, हमारा टी से उसको कर दो, और अगर 12 महीने तक है, 12 से 24 महीने तक का है तो 50% ऑफ टैक्स, ठीक है, बस। उसी के बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, असेसमेंट प्रोसीजर डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, असेसमेंट प्रोसीजर कर रहा है। नोटिस याद रखना 142 सबसेक्शन 1 में कर सकता है, रिटर्न बुलवा सकता है, रिटर्न इफ असेसी नॉट फाइल्ड आर ओ आई विद इन टाइम लिमिट में नहीं करता तो असेसमेंट तो क्या करेगा, नोटिस भेज देगा, क्या करेगा, नोटिस भेज देगा कि भाई इशू करेगा कि फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम करो, और अगर फिर भी कंप्लाई नहीं करता तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। 143 सबसेक्शन 3 में समरी असेसमेंट होता है, 144 में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, मतलब अपने एक्स पार्टी रहता है, मतलब खुद की जो मन में चाहे वो कर सकता है, ठीक है। तो ये सबसे खतरनाक जजमेंट होता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, ठीक है। उसके बाद बुक्स एंड इन्फॉर्मेशन बुलवा सकता है, असेसिंग ऑफिसर ने इशू नोटिस टू प्रोड्यूस बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स पिछले 3 साल की भी बुलवा सकता है, और फर्निश इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी की बुलवा सकता है, और अगर नहीं करता है तो सर्च कर सकता है, रेड करवा सकता है अंडर सेक्शन 132, ठीक है। और स्पेशल ऑडिट करवा सकता है और इन्वेंट्री वैल्यूएशन करवा सकता है। पर एओ का लगता है कि करेक्टनेस में कंपल्सिटी वॉल्यूम में है तो स्पेशल ऑडिट या इन्वेंट्री वैल्यूएशन करवा सकता है, पापा का अप्रूवल लगेगा, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का लगेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे। 44 ए बी अगर ऐसा होता है तो उसका सी ए नॉमिनेटेड बाय पापा और सी एम ए नॉमिनेटेड बाय पापा, ठीक है। और रेम्यूनरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। एंड देन स्पेशल ऑडिट है, मैक्सिमम क्या करना पड़ेगा, असेसी को मिलने के बाद मैक्सिमम सबमिट करना पड़ेगा असेसिंग ऑफिसर को, और असेसिंग ऑफिसर को मैक्सिमम 1 से 80 दिन के अंदर जो सी ए है उसको देना पड़ेगा रिपोर्ट, असेसी को देना पड़ेगा। असेसी का फेल हो जाता है तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट देगा। और रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर ले सकता है, वैल्यूएशन ऑफिसर प्रॉपर्टी एसेट एंड इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन ऑफिसर के लिए वैल्यूएशन ऑफिसर को रखवा सकता है, अगर वो सेटिस्फाई हो या ना हो फिर भी करवा सकता है। और वीयू शेल सेंड कॉपी ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट टू असेसिंग ऑफिसर एंड असेसी विद इन 6 मंथ के अंदर करना पड़ेगा। और ऑडिटर क्या करेगा, असेसिंग ऑफिसर कंसिडर करना होगा करेगा, नहीं करना हो नहीं करेगा।